नमस्कार। डीजीआर न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। दूर दूर तक कोई समाधान दिख नहीं रहा है और लगातार अमृत मंथन के बाद फिलहाल तो विषपान जारी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद, सरकार बदलने के बाद, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1 महीने तक मंत्रिमंडल नहीं बना। 2.25 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और 6 दिन होने को आ रहे हैं मंत्रियों को विभाग का वितरण नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उठ रही हैं और लोग उसके मजे भी लेने लग गए हैं। ताज़ा बयान शत्रुघ्न सिन्हा साहब का है। भाजपा के बहुत बड़े नेता रहे, आडवाणी युग के जहाज रानी मंत्री रहे, बड़े फिल्म स्टार हैं। उनका बड़ा रोचक ट्वीट है। उन्होंने कहा भाजपा में 3 वर्ग हो गए हैं, शिवराज की भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। और इन सब के बीच में ये अटकलें कि मंत्री कब बनेगा, कौन मंत्रियों को क्या विभाग मिलेंगे, खींचतान जारी है। पहली बार 15 साल में हमको ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है मंत्रियों के नाम तय कराने के लिए, उनके विभाग तय कराने के लिए। और ये खींचतान मची हुई है। कई वरिष्ठ अधिकारियों से, वरिष्ठ नेताओं से वो मिल रहे हैं। नड्डा जी से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से मिले, नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, सहस्त्रबुद्धे साहब से मिल रहे हैं, कभी सिंधिया जी सहस्त्रबुद्धे साहब के घर जा रहे हैं। इस पूरी हौच पौच में ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार शिवराज जी के पास फ्री हैंड नहीं है और सिंधिया जी सरकार बनाने की पूरी कीमत वसूल कर लेना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि सौदे में बनी हुई सरकार है, इसलिए मंत्रियों के नाम को लेकर सौदा हुआ और विभागों को लेकर सौदा हो रहा है। तो इस पूरी खींचतान पर चर्चा करने के लिए उपचुनावों को लेकर संतोष है, उम्मीदवारों को लेकर संतोष है, जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें जो बहुत सारे नाम छूट गए उनको लेकर संतोष है। अजय बिश्नोई ने तो चिट्ठी तक लिख दी है। बहुत सारी जगह पे विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। इस पूरी तारतम्य के बीच में भाजपा में उपज रहे असंतोष जो हमको पहली बार देखने को मिल रहा है, चाल चरित्र चेहरे से डिफरेंस रखने वाली जो पार्टी मानी जाती थी, पार्टी विद डिफरेंस, जिसका अनुशासन लोहा आवरण वाला था, जिसके ऊपर संघ की कोड़ा हुआ करता था, उस पार्टी में भी अगर असंतोष खत बना रहा है तो निश्चित ही ये बहुत बड़ी राजनीतिक घटना की तरफ इंगित कर रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नवनीत शुक्ला जी। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे मुद्दों पर लगातार टिप्पणियां करते रहते हैं, पॉलिटिकल समझ रखते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी अधिवक्ता हैं और बहुत ही मुखर और ओजस्वी वाणी के स्वामी हैं और तीखे सवाल करने के लिए खासे बदनाम भी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा प्रखर वक्ता हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवनीत शुक्ला साहब, आप बहुत लंबे समय से जर्नलिज्म में हैं, बहुत लंबी पत्रकारिता की आपने पारी खेली है, बहुत सीनियर हैं आप। इस तरह की स्थितियां कभी आपने मध्य प्रदेश में देखी हो कि मंत्रिमंडल के विस्तार में इस तरह की परेशानियां आ रही हो, फिर विस्तार भी हो गया हो तो विभाग नहीं बट रहे हो, खासतौर पर भाजपा में? अगर ये सब कांग्रेस में होता तो मुझे शायद आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस की तो ये परिपाटी है, वहां तो खींचतान चलती ही रहती है। लेकिन भाजपा जो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, जैसे मैंने जुमला कहा, पार्टी विद डिफरेंस, आपको क्या लगता है? आप आकलन में चाहूंगा कि एक फौरी आकलन आप करें, उसके बाद पार्टी के दोनों प्रवक्ता हैं, उनकी अपनी दलीय सीमाएं हैं, उनसे तो मैं बात करूंगा। प्रतीक जी, आज जो भी भाजपा में घट रहा है, हम उस भाजपा को जानते हैं जिस भाजपा के बारे में हम ये कहते थे कि एक आदर्श मॉडल पार्टी है, जिसके बारे में, और अटल जी जैसा एक विराट व्यक्तित्व इस पार्टी का होता था। आपको याद होगा शायद, 1 वोट किससे सरकार गिरी है, केवल 1 वोट से, पर उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। और उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही थी कि हम चाहते तो बहुत कुछ कर लेते, पर हमने अपने सिद्धांतों, मंडी लगी हुई थी, घोड़े बिकने को तैयार थे, लेकिन हम खरीदार नहीं था, हमने हमारा चरित्र नहीं बेचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये वो भाजपा नहीं रही। अब भाजपा में कांग्रेस का विस्तार हो चुका है।
जब अभी मैंने 2 दिन पहले भी लिखा था कि जब कांग्रेस में आपको ये सिखाया जाता है कार्य, मैं आज भी कांग्रेस को पार्टी नहीं मानता हूँ, कांग्रेस को एक भीड़ मानता हूँ मैं, और भीड़ का कोई चरित्र नहीं होता। आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है वो। हाँ, बस वो भीड़ है। वो आजादी के खिलाफ एक जो आजादी के लिए जो एक आंदोलन किया, उस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। संगठन की बात नहीं करते, वो सब बातें नहीं करते। वो भाजपा ये सारे आदर्श बात करती है, सिद्धांतों की बात करती है, सारी बात। पर अभी हाल जो हो रहा है, मैं समझता हूँ शायद भाजपा के भी जो अच्छे स्थापित कार्यकर्ता हैं वो भी इस व्यवस्था से बहुत दुखी हैं। उसका एक मूल कारण ये है कि कोई भी एक तालाब भी होता है और अगर बारिश के पहले एक सूखा आता है तो उसके अंदर साफ हो जाता है और उसमें एक परिष्कृत पानी वापस आने लगता है। उससे एक अच्छा फायदा ये होता है कि नए मौके मिलते हैं उसके अंदर। भाजपा ने अभी जो भी किया, या जो भी सत्ता के लालच में भाजपा इतनी नीचे चली गई कि भाजपा ने जो भी किया, इससे आम कार्यकर्ता का बड़ा नुकसान हो गया। हमेशा ये होता है कि एक चुनाव होते हैं, अपन हार गए, 15 साल आपने सत्ता चलाई है इस में, 15 साल चलाने के बाद में भी आप ये समझ लीजिए कि आप इतना नीचे आ रहे हो कि आपको आज की तारीख में राजा रजवाड़ों के सामने केवल आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपके मंत्री बनेंगे कि नहीं बन पाएंगे। आज आपके पास आपके हाथ में कुछ नहीं, चूँकि शिवराज सिंह चौहान, बस आप ये मान लें कि 15 साल एक छत्र राज किया, 13 साल उन्होंने, है ना, तो उनकी उसी प्रकार की आदत हो गई, क्योंकि मंत्रालय तय करना, मंत्री तय करना, ये मुख्यमंत्री का अधिकार, विशेषाधिकार है, उसका प्रिविलेज है। अब उनको ये आदतें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप समझौते की सरकार चला रहे हो, और जब आप समझौते की सरकार चला रहे हो तो किसके साथ समझौते की सरकार चला रहे हो? जिसके कारण आप सत्ता में आए हो। क्या ये महाराज की सरकार है? निश्चित रूप से महाराज की सरकार। भाजपा तो कहीं पैटर्न में है ही नहीं ना। आज की तारीख में अगर महाराज की सरकार नहीं होती तो आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से खाली हाथ नहीं लौटते। आज भी वो इस कहने की स्थिति में नहीं, क्योंकि सूची को वहीं छोड़ के आए वो कि जो आप फाइनल कर दोगे हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो जो फाइनल होना है उसमें 100% एक बात जरूर है कि जितने क्रीम मंत्रालय, देखिए सरकार चलाने के लिए और संगठन चलाने के लिए कोई भी पार्टी हो उसको कुछ मंत्रालय लगते हैं। ये आज की नहीं, पुरानी व्यवस्था भी। पर चूंकि सारे मंत्रालय अगर सिंधिया जी के पास चले गए तो भाजपा के पास में सिवाय जो है ना नीचे के लेवल पे जो मंत्रालय बचेंगे उससे वो सत्ता और संगठन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और इसका नुकसान ही है, फायदा तो कहीं से कहीं तक नहीं है इसका। प्रमोद जी, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है इन लोगों से, क्योंकि आपका 18 साल का अनुभव है उनको अपनी पार्टी में रखने का, और 18 साल तक वो आपके नेता रहे, आपके महाराज रहे, आपने उनको बहुत कंधे पे उनकी पालकी ढोई है। तो क्या वो पार्टी में भी रहकर इसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे, इसी तरह का दबाव बनाते थे, और क्या उनकी इसी स्टाइल के कारण कमलनाथ जी की सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि वो एक दबाव बनाने की जो उनकी पॉलिसी है कि जैसे अभी भी वो कह रहे हैं कि मेरे इतने ही मंत्री बनेंगे, मेरे इतने ही विभाग मुझे चाहिए, मैंने लिस्ट दे दी है। तो क्या ये आप अपने अनुभव से कुछ बताएं ताकि उमेश जी वगैरह सीख सकें कि महाराज को कैसे टेकल करना पड़ता है, कैसे हैंडल करना पड़ता है? इसलिए तो बुखड़ा लगा के बैठे हो। मैं एक लाइन में नवनीत भाई के एक सवाल का जवाब भी देते जाऊँ। पहले भाजपा लीडर थी, अब लग रहा है रीडर। दिल्ली से जो आएगा वो पढ़ना है, ठीक। तो जो रीडर थे हमारे यहाँ भी, सिंधिया जी, वो भाजपा में प्रवेश कर गए, वहाँ लीडर बन गए, यहाँ रीडर थे। और जो सामंतवाद का एक चेहरा हमारी पार्टी में कुछ लोग फॉलो करते थे, उन्हें व्यक्तिवाद के रूप में है, उनकी निष्ठा दल के प्रति नहीं थी, उनके प्रति थी। और उमेश भाई जैसे कई बाचाल भाजपा के नेता कहा करते थे, ये राजा और रजवाड़ों की पार्टी है। हमें बोलना पड़ता था कि भाई इनकी बुआ और बाकी सब तो रिश्तेदार आपके साथ हैं। रानी लक्ष्मीबाई के प्रति गद्दारी की तो हम कहते थे भाई 90 आपके पास है, 1 हमारे पास है। अब हमारा दामन खाली हो गया। राजशाही लोकशाही में किस प्रकार से रिमोट कंट्रोल कर रही है। थोड़ा विषय ना बदले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या वही बता रहा हूं, पावर पॉलिटिक्स जो आपको ने झेली वो आज भाजपा को झेलना पड़ रही है, हमसे ज्यादा इनको झेलना पड़ेगी, क्योंकि हमारे रंग में रंगे हुए पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो यहां बिना पद के भी परिक्रमा करके कुछ लोग नेता बन जाते हैं कांग्रेस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के की गठन के साथ जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे कि वहां का व्यक्ति रिमोट कंट्रोल के आधार पर और वैचारिक धरातल पर जब निष्ठावान दल के प्रति होता है तो वो उपकृत होता है, उसकी प्रतिभा को का स्तनपान करते हुए दल उसकी को पुरस्कृत करता है। परंतु यहाँ तारीफ कर रहे हैं प्रमोद जी आपकी यहाँ पर क्या होगा, वो लोग
जो अटल जी पर विश्वास नहीं रखते, कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा थी, व्यक्तिवाद की निष्ठा थी, राजनीति का एक ऐसा चरित्र था जिसमें वो सामंतवाद की परिक्रमा करते थे। 90 साल के होने के बाद भी सिंधिया महाराज चाहते थे कि उनकी चरण वंदना हो। वो राजशाही के युग में जी रहे थे। ऐसे लोग जो अपने ड्राइवर के साथ सेल्फी नहीं देना चाहते थे और वही ड्राइवर गुना में उन्हें पटकनी दे देता है, ऐसे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए और वो लोग अभी से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल, कमंडल, ब्लॉक, जिला सब अब कुछ नहीं होगा। जो होगा दिल्ली से होगा और रीडर बन करके मुख्यमंत्री को केवल विभागों की घोषणा करना पड़ेगी। जिला में पद बटेंगे, रीडर बन करके जिला अध्यक्ष को बांटना पड़ेगा। उमेश जी जवाब ले लेते हैं। उमेश जी आपको थोड़ा जवाब देने के लिए समय ज्यादा दूंगा क्योंकि आपको हम तीनों के सवालों का जवाब देना है। तो बगैर कोई सवाल के मैं चाहूंगा कि आपने दोनों मेरी भूमिका भी सुनी है, मैं प्रमोद जी को भी सुना है, सामने रख के जो भी कहो सच सच कहो, और नवनीत जी को भी आपने सुना है। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। प्रतीक भाई, एक तो मुझे लग रहा है कि आज की जो बहस का मुद्दा है उसके मूल कारणों की पड़ताल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में तो मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रकार का असंतोष किसी भी स्तर पर इस समय नहीं है। जो प्रमोद जी ने बात कही थी, नवनीत जी तो चूंकि पत्रकार है, वे निष्पक्ष आकलन करते, तो उनके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रमोद भाई ने जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर विषय रखा है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। जिस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, सरकार में नहीं संभवतः सरकार में नहीं थी, चुनाव के मैदान में थी, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार थी। 15 साल तक हमने एक लोक कल्याणकारी सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व आश्वस्त था कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश के मेरे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी। हमने तो नारा भी दिया था कि माफ करो महाराज, अब की बार फिर शिवराज। और प्रतीक भाई, उस समय का जो घटनाक्रम आप राजनीतिक देखेंगे, फिर मैं मूल विषय पर बहुत संक्षिप्त में करता हूं इस बात को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चुनाव कैंपेनिंग शुरू करी। दिग्विजय सिंह जी को हाशिए पे रखा गया। कांग्रेस पार्टी ये बहुत भली बात ही जानती थी कि अगर दिग्विजय सिंह जी को फोरम पे लाया गया, दिग्विजय सिंह जी को फ्रंट पे लाया गया, तो कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो आकर्षण था, कमलनाथ जी का जो अनुभव था, वो अपनी जगह था, पर जो आकर्षण था, जो ऊर्जा थी, जो कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के फूकी गई, वो ज्योतिरादित्य जी ने फूकी। अब एक बात, इस सरकार को कमलनाथ जी की बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करा था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा था। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय, सरकार जब बन गई उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ किस प्रकार का सुलूक करा गया। दिग्विजय सिंह जी वापस अपनी मूल भूमिका में आ गए, जिस कुटिलता के लिए वे जाने जाते हैं, जिस प्रकार के प्रोपेगेंडा की राजनीति में वो माहिर है, जिस प्रकार वो बहुत शहद भरी छुरी घोंपकर अपने शिकार को करने में माहिर है, उन्होंने वो सारे क्रियाकलाप करे। कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य जी को साइड ट्रैक करने के लिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की एक दुर्भी संधि बनी। योजना पूर्वक शनि शनि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को साइड ट्रैक किया गया, उनकी निरंतर उपेक्षा करी गई, और उसके बाद जब उन्होंने व्यथित होकर अपनी ये सारी शिकायतें आला कमान तक करी, मैंने देखा। मैं जी इतिहास वाचन की बजाय आप तो वर्तमान में, मैं वर्तमान में आ जाता हूं प्रतीक भाई। अब कुल मिला के ये था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पृष्ठभूमि की, जिसके कारण उन्होंने बहुत उपेक्षा का शिकार होकर कांग्रेस पार्टी को ओके टाटा गुड बाय बोला। वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में प्रतीक भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे द्वितीय सरसंघ चालक जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि 2 तरह के लोग हैं इस समय देश में। एक वे हैं आधे जो आज हमारे साथ हैं, और आधे वे हैं कल जो हमारे साथ होंगे। हमने ये जो गठबंधन करा है प्रतीक भाई, ये ठीक है, तात्कालिक रूप से लोगों को लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्ति का संगठन करा है, पूरी तौर पर दिखाई भी ऐसा ही देता है। पर आपको मैं इस बात की आश्वस्ति देता हूं कि ये जो गठबंधन नहीं है प्रतीक भाई, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। गठबंधन तब कहलाता कि हम उनको समर्थन देते या हम उनसे समर्थन लेते, वे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय ज्योतिरादित्य जी सिंधिया भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बने हैं, उनके साथ जो साथीगण आए वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। अब चूंकि परिवार का विस्तार हुआ है प्रतीक भाई, एक फ्लैट में हम लोग रहते थे और वो 2 बेडरूम हॉल किचन का था। अब 2 भाइयों का परिवार वहां रहता था, 2 भाइयों का परिवार और रहने आ गया, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने फर्नीचरों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए नहीं, झगड़े नहीं हो रहे, इसको समन्वय कहा जाता है। मेरी थाली ले ली, उसने मेरी चम्मच ले ली, ये शब्द ये होगा ही नहीं। ये इसलिए नहीं होगा कि जिस पर
पार्टियां झगड़ने जिस लगी हैं। परिवार में वो आए वो परिवार एक कैडर बेस विक्रम परिवार वर्मा है। साहब ने कहा, उमेश शर्मा जी, विक्रम वर्मा साहब ने कहा कि जिस तरह से ये सिंधिया जी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता चिंतित है कि उनका कोई कार्यकर्ता ये विक्रम जी कह रहे हैं, मैं नहीं, थोड़ी कह रहा हूं। मैंने विक्रम वर्मा सुन वरिष्ठ पाया। हैं। नहीं विक्रम सुन वर्मा ने पाया, भोपाल में उन्होंने कहा कहा समन्वय समिति की बैठक में कि भारतीय- जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ताओं के साथ ये समन्वय सामंजस्य कैसे बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा प्रतीक भाई, मैंने कहा भारतीय ये विक्रम वर्मा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो समुद्र की भांति है, बहुत आज से नहीं है, बार बार बहुत अनादिकाल से बहुत सारी नदियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन सागर में आती है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। ना फिर कोई आपको अलग से गंडक दिखाई देगी, ना गंगा दिखाई देगी, ना जमुना दिखाई देगी, ना नर्मदा दिखाई देगी, वो संगठन का सागर दिखेगा। आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए और आप देखिएगा कि अंततः जो आने वाला समय है उस समय भारतीय जनता पार्टी का आज जरूर ऐसा लग रहा है कि प्रयाग जैसा दृश्य कि अलग अलग धाराएं नदियों की दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआती दौर पे मिलन हो रहा है, पर एक समय आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीजें एकाकार होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो सदाशयी आचरण है, हम बहुत उदार मन से इन सारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, सिंधिया जी कार्यकर्ता का सिंधिया जी के कार्यकर्ता भी उस तरह का बर्ताव करेंगे। ये खुद उपेक्षित रहे, प्रदीप ये खुद उपेक्षित रहे, लेकिन इन्होंने दल नहीं छोड़ा। एक मिनट प्रदीप ये जी, खुद उपेक्षित रहे मैं आपके माध्यम और इन्होंने से दल एक नहीं सवाल- छोड़ा, लेकिन आपके सिंधिया जी ने माध्यम दल से एक छोड़ दिया। सवाल- नवनीत जी भी कह रहे एक थे। सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। निश्चित रूप से इन्होंने कहा कि जैसे ही जो भी पार्टी में आ जाता है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है, वैसे ही भाजपा पूरी तरह से गंगा हो गई है ना। अब वो चाहे अपन कहते हैं गटर गंगा हो गई हो या और कोई गंगा हो गई। मेरा एक सवाल है उमेश जी से कि मैं सोचता हूँ शायद क्या नाम है, प्रभात झा साहब पार्टी के बेहद ईमानदार लोगों में गिने जाते हैं और बड़ा सम्मान है उनका और बहुत ईमानदार नेताओं में वो है ना। उन्होंने 735 पन्नों की एक रिपोर्ट दी थी, जो शिकायत भी दी थी और जिस पर मुकदमा दर्ज करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि महल ने 300 से 500 करोड़ की सरकारी जमीनें इसी परिवार ने बेच खाई है, जिसके ये प्रमाण है मेरे पास। और अगर ये गलत निकला तो यकीन रखिए, उन्होंने बच्चे की कसम भी खाई, तो उन्होंने कहा अगर ये गलत निकला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ प्रतीक भाई, आपके सोचने से उमेश जी ये बता दें कि वाकई अगर वो ईमानदार हैं श्री सिंधिया जी, तो फिर प्रभात झा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और दूसरा, अगर जमीनें बेची है तो आगे इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। जैन डायरी कांड में बड़े माधवराव जी सिंधिया का नाम आने के बाद जैन डायरी कांड में जब उनके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया संसद से, मंत्री पद से। हाँ, तो और वो नैतिकता की एक मिसाल कायम करी। सिंधिया परिवार की इस मामले में तो साख नैतिकता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये नैतिकता दिखाना चाहिए कि नहीं, पहले वो पूरे मामले की जांच करा लो, अगर हमने 1 इंच जमीन भी सरकारी बेची होगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं, तो मैं तो चाहता हूं उमेश जी इसी प्लेटफॉर्म से घोषणा करें। विषय ये है अभी नवनीत जी, हमारा विषय ये है कि मैं जवाब तो दे दूं, वो व्याकुल रहेंगे, रात भर उनको निद्रा नहीं आएगी, इतना बड़ा विषय मैं है। तो आपके जवाब के बाद लोगों को निंदा करना चाहता हूं। जी 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 बात मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बार बार दोहराता हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है। किसी भी स्तर पर हम सत्ता के लिए कभी भी जाकर अपने विचारों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी लाल कृष्ण आडवाणी के चरण चिन्हों पर चलेगी, जिसने हवाला में नाम आंकने के बाद संसद की सीढ़ी तक नहीं चली थी। सिंधिया जी ने भी हवाला में नाम आने के बाद इस्तीफा दिया। इसलिए आप निश्चिंत रहिए नवनीत जी के दूध का दूध शिकायत की गई है। मैं प्रभात जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारे बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने अगर कोई विषय रखा है तो आप ये मानिए कि सत्ता के साथ हम लोग जुड़ेंगे, पर वो विषय समाप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। विषय है, उस विषय का जब निराकरण होगा आपके सामने मैं आएगा। आपसे जानना चाहता था वरिष्ठ पत्रकार के नाते, ये एक थोड़ा सा विषांतर है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, इसलिए हम अलग से डिबेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसमें राजेंद्र शुक्ला जी हैं, अजय विश्नोई जी हैं, रामपाल सिंह जी, बहुत सारे तमाम लोग, और रमेश वेंदोला भी हैं उसमें, चेतन कश्यप हैं, जो उसको लेकर पार्टी में कहीं ना कहीं असंतोष खदबदा रहा है। कार्यकर्ताओं ने इंदौर में भी आत्मदाह करने की कोशिश की और तालाब में खड़े हो गए सागर में, और अजय विश्नोई ने तो चिट्ठी लिखी है बाकायदा मुख्यमंत्री जी को कि इस तरह से हो रहा है। तो ये विंध्य में जिस तरह से घटना हुआ, विंध्य को राजेंद्र शुक्ला ने भी नाराजगी जाहिर कर कि भाई विंध्य ने, ये सरकार कोई महाराज ने नहीं बनाई है, विंध्य ने बनाई है।
महाराज तो केवल 16 सीटों में 19 लोगों को लेकर आए हैं, 22 में 3 तो अलग है, महाराज के नहीं है। हमने तो विंध्य ने बहुत सारी सीटें दी हैं। तो क्या यह संतोष यही रुका रहेगा या ये खदबदाएगा? मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, ये असंतोष तो आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। सब इंतजार कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। देखिए, अभी क्या है, पार्टी जब बहुत फ्लो में होना तो बहुत सारे दिग्गज नेता, इवन दिन भवर सिंह शेखावत का एक उदाहरण पर ले सकते हैं कि वो भी सारे लोग जो हैं, व्यक्तिगत नाराजगी तो सबके मन में है। पर क्या हो रहा है, चूंकि पार्टी अभी फोरम पर है और बहुत कुछ देने की स्थिति में, जब कहते हैं जब पार्टी सत्ता में होती है तो बहुत कुछ देने की स्थिति में रहती है, तो बहुत सारे नेता इसलिए चुप हैं कि शायद कहीं कुछ ये 3.5 साल में कुछ मिल जाए। लालीबाप पर झुंझुना, अगर 2-4 लालीबाप झुंझुना जिसको हम कहते हैं। भवर सिंह जी को लगता है मैं एपेक्स बैंक में चला जाऊंगा। वो जैसा पहले भी रहा है ना उनका, तो इन सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद कुछ स्थितियां बन जाएगी। पर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ प्रतीक जी कि नीचे का कार्यकर्ता, ऊपर तो फिर भी कुछ कुछ मिल चुका है सब लोग, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हों, चाहे राजेंद्र शुक्ला हो, ये तो पदों पर रह चुके हैं। भाई सवाल ये है, जैसे सिंधिया जी की बात हम करते हैं, कांग्रेस में 10 साल मंत्री रहे हो अपने कुल 16 साल के राजनीतिक जीवन में, 18 साल, हाँ, और उसमें रहे, और 5 साल राहुल गांधी के सबसे करीबी लोगों में रहे सदन में, वो है ना। आखिरी के 2 साल हारे तो उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं है, क्योंकि आप राजा के हिस्से से चुनाव लड़े थे, महाराजा के हिस्से से, उसमें पार्टी कुछ नहीं। एक अदना आदमी आपको हरा के आया है पार्टी का, क्योंकि उसके प्रति इनका जो अहंकार था राजा वाला, उसने वो बराबर करा उस आदमी ने, क्योंकि वो बहुत नीचे चुनाव लड़ा और आपने राजा के स्टाइल में चुनाव लड़ा, इसलिए आप हार गए। हारने का कारण कांग्रेस नहीं है। पर क्या हो रहा है, भाजपा में जो 4-4 बार के जीते हुए लोग हैं उनको दिखने लगा है, क्योंकि भाजपा ने नीति अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। क्या कर दिया, 50 साल के ऊपर लोगों को घटाइए, 55 साल के ऊपर लोगों को किनारे करते चलिए, नए लोगों को मौका दीजिए। उससे क्या हो रहा है कि देखिए, आप पार्टी में किसी को 55 साल तक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते बेचारे बहुत सारे लोगों को। ये सब खाली हाथ बैठे हैं सारे लोग आज की तारीख में, जिनका पूरा जीवन राजनीति में चला गया। मैं आज भी आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहर में जिनने पूरा जीवन राजनीति में समर्पित कर दिया और बिल्कुल खाली हाथ खड़े हैं, उनके परिवार में भी कुछ नहीं है। तो क्या पार्टी ने उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो पहले राजनीति कर रहे थे सत्ता की, वही कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप मुकुल वासनिक भोपाल में थे कल, कमलनाथ जी ने और मुकुल वासनिक ने ये कहा कि जो भाजपा में असंतोष है, जो भाजपा में नाराजगी है, उसको भुनाने का मौका है और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को टटोलिए, भाजपा के असंतोष जो नाराज नेता हैं उनको टटोलिए। तो दल बदल करके सिंधिया जी यहाँ आ गए। अब आपके यहाँ भी, आपकी पार्टी भी जो उम्मीदवार ढूंढ रही है ना, वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोगों में ढूंढ रही है। जैसे प्रेमचंद गुड्डू भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आपके वहां आपने उम्मीदवार लगभग बना दिया उनको। तो क्या आप भी अब दल बदल का जवाब दल बदल से देने वाले हो? नहीं सब, एक सवाल मेरा, उन्होंने दल बदल किया तो सरकार बदली। हमारे दल बदल करने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान को स्थान मिलेगा। उन्हें लगेगा कि हम कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता की ताकत को हमारा संगठन ऊपर से समझ ले और परिवर्तन समझ। उमेश जी कई सालों से बेचारे उपेक्षित कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन गौरव रणदीवे जो हमारे कांग्रेस से गया, इनसे उम्र में भी कमी होगा, तो तुम इनको ले आओ कांग्रेस ये तो हम तो ऐसे लोगों को तलाश रहे जो भाजपा के सिद्धांतों पर है। दीपक जोशी जो अपने पिताजी के चरित्र का प्रमाण पत्र है, चलते फिरते चरित्र का प्रमाण पत्र है, वो उपेक्षित है। और मनोज चौधरी जो कल का हमारी दल से गया, दीपक जोशी को उपेक्षित थोड़ी, मंत्री बने, हार गए चुनाव, हार गए, वो मनोज चौधरी पीड़ा। आप अपनी स्थिति से आ रहे हो, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हम तो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा उपेक्षित कार्यकर्ता जो दल के प्रति था, वो सत्ता के प्रति नहीं था। जैसे कि शिवराज जी, ऐसा लग रहा था कि मछली को अगर जल नहीं मिले तो तड़प के मर जाए। 15 साल से वो जल में थे और सत्ता मिली। आप भाजपा से असंतुष्ट जो आने वाले हैं, हमारी लाइन में है, उनको टिकट दोगे? नहीं, टिकट की गारंटी हमारा दल जाने, लेकिन ये तय है उमेश शर्मा जैसे लोगों पर हमारी निगाहें हैं। हमारी निगाहें भवर सिंह शेखावत जी पर है, हमारी निगाहें मुन्नालाल यादव पे, हमारी निगाहें चंदू सिंह पे, हमारी निगाहें राजेंद्र राठौर पे, हमारी निगाहें गोपी कृष्ण नेमा पे, हमारी निगाहें गोपी कृष्ण नहीं है। आप भाजपा पे
आश्रित है। उमेश शर्मा जी, पार्टी में मंत्रियों के चयन को लेकर, विभागों के वितरण को लेकर बहुत सारी बातों को लेकर संतोष है। बहुत सारा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, विक्रम वर्मा का, भवर सिंह शेखावत का, जोशी जी का, दीपक जोशी जी का, अजय बिश्नोई का, तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह की नाराजगी है, राजेंद्र शुक्ला का, बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं। और पार्टी में इस वक्त एक नाराजगी है, बहुत सारे, जैसा कि मुकुल वासनिक ने कहा और कमलनाथ जी ने कहा, आपके बहुत सारे लोग कांग्रेस के टच में है, आपके बहुत सारे विधायक कांग्रेस के टच में हैं। गोपी जाटव जी ने क्रॉस वोटिंग किया है दिग्विजय सिंह जी के लिए, जुगल किशोर बागरी ने अपना वोट रद्द करवाया है, और उसके अलावा भी एक भाजपा विधायक जिसका नाम अभी तक नहीं आया, उसका टिकट वहां ट्रांसफर हुआ, उसका वोट वहां ट्रांसफर हुआ है। पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है जैसा आप बता रहे हो। शरद कपूर त्रिपाठी भी तो वो तो मूलतः वहीं के हैं, इनके यहाँ तो आ गए हैं, वो है तो उनका कुल गोत्र तो वहीं है, 10 जनपद में है उनका कुल गोत्र, वो तो यहाँ आ गए हैं गलती से शरणार्थी बनकर। तो उमेश जी, इस अवस्था में बहुत कम समय हमारे बहस का बता हुआ है, पार्टी क्या सोच रही है, कैसा डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? प्रतीक भाई, जितनी भयावह तरह से आप चित्रण कर रहे हैं उतनी भयानक स्थिति है नहीं। सामान्य सी प्रक्रिया है, राजनीति का चरित्र और राजनीति का स्वभाव ऐसा ही होता है। भिन्न भिन्न विषयों पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कई बार असहमतियां होती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में संवाद से सारी असहमतियों का समाधान कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक मंत्री को अगाध श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। और ये जो श्रद्धा और विश्वास का भाव है, कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जो छोटा मोटा असंतोष है, जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं, छोटे मोटे असंतोष के अंदर आप देखिएगा कि कहीं राई बराबर भी ऐसा बिखराव जैसा कुछ नहीं आएगा। संतोष का 24 उपचुनाव पर असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 24 की 24 सीटों में जीतेंगी और सांवेर विधानसभा का जो उपचुनाव है, ये सांवेर विधानसभा का उपचुनाव सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा। आम कार्यकर्ता, आपका मूल कार्यकर्ता क्या कांग्रेस से आए हुए आयातित उम्मीदवार की पालकी को अपने कंधे पर ढोने के लिए तैयार है? रमेश मेंदोला जी उनके चुनाव प्रभारी है, मधु वर्मा जी उनके चुनाव संचालक है, इकबाल गांधी उनके चुनाव के सह प्रभारी है, राजेश सोनकर जिला अध्यक्ष जी उनके लिए बूथ की बैठक ले रहे। भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक और पूर्व विधायक सेक्टरों के प्रभारी बनकर बैठे। और आपने भी सफाई दी है आज बच्ची को लेकर। कार्यकर्ता उनके विधानसभा का जनसंपर्क प्रभारी है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर तुलसीराम जी सिलावट के लिए लगा और पालकी ढोने के लिए नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल सांवेर में खिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक भाई, आप जानते हैं कि एक स्वभाव है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो आ गया है, उसकी जय और उसकी पराजय भारतीय जनता पार्टी की जय और पराजय है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में अपनी पराजय बर्दाश्त नहीं करता है। हम प्राण से न केवल तुलसी सिलावट जी के लिए, अभी तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव के 24 सीटों में प्रमोद जी, बहुत जल्दी में, बहुत कम समय में, 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करें। इसका मतलब है कि जो एक बालिका के सवाल के बाद उस बालिका के चरित्र पर टीका टिप्पणी की गई है, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसने की। हमने कल ही उसके बारे में असहमति व्यक्त कर दी है और हमने कहा कि इसका मतलब है वो व्यक्तिगत थी? इसका मतलब है वो व्यक्तिगत है? इसका मतलब है तुलसी सिलावट व्यक्तिगत है, वो दल में नहीं है? ये दल, आप बात बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मंच पर थे, भारतीय जनता पार्टी के दल में, तो मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इनका ये कहना है प्रमोद जी का, तुलसी सिलावट जी ने थोड़ी कहा है, तो फेसबुक की जो आपके कार्यकर्ताओं का जिनको आपने दुपट्टा उड़ाया उन्होंने कहा, तो आपने कहा ना कि ये तो गंगा जल है, पवित्र हो जाते हैं, तो ये पवित्र क्यों नहीं हुए उमेश भाई? वो समर्थक जो हैं, जो भाजपा में तुलसी भाई के साथ आए हैं, उन्होंने उस बच्ची को ट्रोल किया है। प्रतीक भाई, ये भिन्न विषय हो रहा है। उस विषय पर मुझे लग रहा है कि एक आप ही ने कहा था, अभी आप ही ने तुलसी सिलावट को भाजपा बता दिया, तो मैं भी उनके समर्थकों को बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। और ये जरूर है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ वैसा उतना सुगम, सरल, सहज नहीं है जैसा कि हमेशा पार्टी में होता था, और निश्चित रूप से इसका असर 24 उपचुनावों पर भी पड़ सकता है। और कांग्रेस की तो रणनीति ही है, जैसा कि कल कमलनाथ जी ने और मुकुल वासनिक ने स्पष्ट किया कि हम भाजपा के असंतोष पर निगाह रखे हुए हैं और उनके असंतुष्टों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में क्या नतीजे रहते हैं और उन नतीजों का मध्य प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। देखते रहिए डिजायरा न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।